हमारा जो टॉपिक चल रहा था टॉपिक नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग दी कैपिटल स्ट्रक्चर। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12 कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा लेंथी भी है, ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल का क्या मतलब है? कंपनी में किनका कंट्रोल होता है और कौन कंट्रोल जता सकता है। अब कंपनी के वैसे ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसके बाद कौन आते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का क्या होगा वो भी देख लेंगे इसमें। तो कंट्रोल में आपको तीन जनों पे ध्यान देना है। पहला इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर और तीसरा हो गया आपका डिबेंचर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। हाँ जी होते हैं, ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं। अच्छा, इनका कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी पे? हाँ जी होता है, पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है। और इनके पास वोटिंग राइट भी होता है, मतलब कंपनी में कोई भी फैसला लिया जाएगा तो इनसे पूछा जाएगा, इनके पास अधिकार है, वोटिंग राइट है। तो टोटल में इक्विटी शेयर होल्डर के पास तीन अधिकार हो, मालिक है, कंप्लीट कंट्रोल है इनका कंपनी पे और इनके पास वोटिंग राइट है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें तो इनके पास वोटिंग राइट होता है मगर लिमिटेड वोटिंग राइट होता है। लिमिटेड वोटिंग राइट क्यों बोल रहे हैं? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने लगातार 2 साल डिविडेंड नहीं दिया तो तीसरे साल से इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप रेगुलर इनको डिविडेंड दे रहे हैं तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। हाँ, अगर 2 साल लगातार नहीं दिया तो तीसरे साल से वोटिंग राइट आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए इनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट है, ज्यादा नहीं हो सकते। एंड डिबेंचर होल्डर, इनसे तो आप कर्जा ले रहे हैं तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। तो नो वोटिंग राइट, नो कंट्रोल। ना ही आपकी कंपनी में बोल सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, ना ही इनके पास कोई वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर मालिक है, कंप्लीट कंट्रोल है इनका कंपनी पे और वोटिंग राइट भी होता है इनके पास। इनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट होता है एंड डिबेंचर होल्डर के पास ना कोई वोटिंग राइट होता है, ना ही कोई कंपनी पे कंट्रोल होता है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखते हैं इनके मेन पॉइंट। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर की सबसे मेन बात यह है कि ये कंपनी के डायरेक्टर से अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर कौन हुए? जो कंपनी चलाते हैं। चलाते इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, चलाते तो डायरेक्टर है, मगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पावर होती है उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की जो इनके बिहाफ पर कंपनी चलाएंगे, बिजनेस चलाएंगे। क्लियर होगी बात? तो इक्विटी शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, हु हैव द रिस्पांसिबिलिटी एंड पावर ऑफ मैनेजिंग दी कंपनी। इतनी बात समझ में आई? अब आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अब सपोज आपको पैसे चाहिए, अब आपने हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 ऑप्शन है, या तो डेट से लीजिए या इक्विटी से लीजिए। अब सपोज आपको फंड चाहिए और आपने लिया इक्विटी से। इक्विटी का मतलब नए शेयर होल्डर आएंगे। अब अगर पुराने शेयर होल्डर है और नए शेयर होल्डर और बुलवा रहे हैं, अगर नए शेयर होल्डर आ गए और इन केस उन्होंने इनसे ज्यादा शेयर खरीद लिए तो इंडिया का रूल है जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे चलती कंपनी में उसकी है। अब सपोज इनके पास 1 लाख शेयर है, कंपनी ने और जो इशू करे हैं 1,50,000 शेयर करे, अब वो इन्होंने ले लिए। अब ज्यादा शेयर इनके पास है, शेयर होल्डर के पास है। If they purchase more share than the existing group, अगर existing वालों से ज्यादा शेयर इन्होंने ले लिए तो इंडिया के रूल्स के हिसाब से किसकी चलेगी? अब इनकी चलेगी। तो ये सारा कंट्रोल अपना हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे और ले लीजिए कि सपोज कंपनी में पहले से 4 मालिक है, 4 के पास 25-25 हजार शेयर है, कंपनी और 1.5 लाख शेयर इशू कर रही है, उसमें एक पर्सन ने 50,000 शेयर ले लिए, बाकी 4 और आगे उन्होंने 25-25 ले लिए। कंपनी के टोटल मालिक कितने हो गए? 4 पहले थे, 5 अब आ गए। 5 में से 4 के पास तो 25-25 हजार शेयर है, मतलब इनके बराबर है, मगर एक के पास 50,000 शेयर है। अब किसकी चलनी चाहिए कंपनी के हिसाब से? जिसके पास ज्यादा शेयर है। वो किसके पास है? न्यू शेयर होल्डर के पास है। अब चलेगी भी इसकी तो डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? तो नया वाली करवाएगा डायरेक्टर अपॉइंट। तो ये अपना कंट्रोल हो सकते हैं अगर नए शेयर होल्डर ज्यादा शेयर खरीद ले तो। इसका मतलब हो गया अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फंड से भी पैसा मंगवा रहे हैं तो उसमें भी एक रिस्क रहता है कि जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो अपना कंट्रोल हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होते हैं, उनके पास पावर होती है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की। इन केस अगर न्यू शेयर होल्डर ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ज्यादा शेयर ले लिए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना कंट्रोल हो सकते हैं।
इसीलिए जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी दोनों से जब फंड रेज करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि इक्विटी से लेना है या डेट से लेना है। क्लियर हो गया? इसके बाद इसका और कोई पॉइंट नहीं है, बस इसमें इतना ही पढ़ना था। डिबेंचर होल्डर की अगर बात करें तो डिबेंचर होल्डर के पास ना ही वोटिंग राइट है ना ही कंट्रोल है, इनसे तो कोई डर ही नहीं है। बट अगर डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ डेट प्रोवाइड कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, इतना ज्यादा दे दिया जितना उनका खुद का भी लगा हुआ, तो होगा क्या? ये मैंने पॉइंट आपको पहले ही पढ़ाया था कि अगर आपने किसी से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लोन ले रखा है या डेट ले रखा है तो वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेट ले लिया है तो डिबेंचर होल्डर में पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ये आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं आपकी कंपनी पे। इनके पास ना ही कंट्रोल है ना ही वोटिंग राइट है, मगर अगर आपने इनसे ज्यादा डेट ले लिया तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं, उनके पास पावर आ जाती है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन कहां लगा सकते हैं? जैसे डिविडेंड रिसीट में हमने पढ़ा था कि अगर आपने ज्यादा लिया तो आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड कम करनी पड़ेगी और रिटेन अर्निंग ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। दूसरा, टू अंडरटेक मोर लोन्स, ज्यादा लोन नहीं ले सकते आप और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप पहले से बहुत ले चुके हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट आ गया। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म फंड, आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अभी पैसे नहीं लगा सकते, ये एग्जिस्टिंग चल रहा है उसी को ही आप बढ़ाइए और उससे इनका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। ऐसा क्यों होता है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाए तो आप पैसा कहीं भी लगा देंगे और अगर पैसा डूबेगा तो आपका कम डूबेगा, इनका ज्यादा डूबेगा। चलो ये भी एक बात साइड कर दे, इनकी जो रेगुलर इनकम आ रही है इंटरेस्ट की वो भी खत्म हो सकती है, इसीलिए ये इंटरफेयर कर लेते हैं। अगर आपने इनसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन या डेट ले रखा है तो ये आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे और लोन लेने से या लॉन्ग टर्म फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करने से। क्लियर हो गई इतनी बात? तीनों पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। इसके भी आगे भी हमने करना है। इसके बाद अब इक्विटी शेयर होल्डर में अगर आगे चले तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, उनके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी का, वोटिंग राइट होता है एंड दे हैव द पावर टू अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु विल मैनेज द कंपनी। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने कहा कि अगर न्यू शेयर होल्डर ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अगर ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में लूज द कंट्रोल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ ऑल द पावर कम्स इन द हैंड ऑफ न्यू शेयर होल्डर, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा शेयर्स हैं, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो पावर भी किसके हाथ में आ जाएगी? न्यू शेयर होल्डर के हाथ में आ जाएगी। तो फिर कल को डायरेक्टर भी कौन अपॉइंट करेगा? न्यू शेयर होल्डर करेगा। चलेगी भी किसकी? न्यू शेयर होल्डर की चलेगी। इसीलिए अगर आप ओनर फंड से पैसा मंगवा रहे हैं तो ये याद रखना चाहिए कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उससे ऐतराज तो नहीं है अगर वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर खरीद ले तो। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? इसके बाद अगर ये डेट में बात करें तो डेट में हमने क्या कहा? इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, मगर अगर आपने उनसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेट ले लिया है तो दे मे पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन योर कंपनी, जैसे कि आप डिविडेंड नहीं ज्यादा बांट सकते, ज्यादा लोन नहीं ले सकते और लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? इसीलिए जब भी आप डेट फंड ले तो ध्यान में रखना चाहिए इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डेट सिक्योरिटी टू बी इशू। आप कौन सी सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं? लार्ज अमाउंट वाली, स्मॉल अमाउंट वाली? ऐसी भी कोई भी सिक्योरिटी ना इशू करें जिससे आपकी कंपनी पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाए। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? अब आता है लास्ट में हमारा जो फाइनल पार्ट है। इन सबसे जो निष्कर्ष निकला वो निकला कि अगर आपकी कंपनी के शेयर होल्डर कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं अपना कंपनी पे, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना कंपनी पे कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि और न्यू शेयर होल्डर आए जो उनका कंट्रोल छीन ले। इसीलिए अगर वो कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं तो कभी भी आपको ओनर फंड से इक्विटी से पैसे नहीं रेज करने चाहिए। इन दैट केस आपको ज्यादा पैसा कहां से लाना चाहिए? डेट से लाना चाहिए। मगर आप कहेंगे सर डेट में भी तो रिस्क है, वो भी तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। डेट से लाना चाहिए मगर लोन्स ऑफ दी स्मॉल अमाउंट। लार्ज अमाउंट का मतलब है स्मॉल अमाउंट का लाइए। लार्ज अमाउंट अगर लेते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस है ना, आप स्मॉल अमाउंट का ले लीजिए डेट, उससे आपकी कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी और आपका दूसरा जो फायदा होगा आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल भी नहीं छीना जाएगा।
क्लियर होगी इतनी बात। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं कंपनी पे अपना और वो किसी के साथ भी अपना कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो फंड रेज करना चाहिए वो डेट से करना चाहिए। डेट मस्ट बी ऑफ द लोन्स ऑफ द स्मॉल, ठीक। और इक्विटी इन दैट केस आपको कम पैसे रेज करने चाहिए जिससे कि आपको कंट्रोल ना छीना जाए। दूसरी तरफ अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डू नॉट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल, वो कह रहे कोई बात नहीं और शेयर होल्डर आ जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप बुला लो। अब अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऐतराज ही नहीं है तो फिर आपको पैसे कहां से मंगवा लेना चाहिए, फंड कहां से रेज कर लेना चाहिए, इक्विटी से कर लीजिए और डेट से कम करिए। डेट की भी टेंशन आपकी खत्म होगी कि वो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऐतराज है तो डेट से लाइए स्मॉल अमाउंट में, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऐतराज नहीं है तो आप इक्विटी से ले सकते हैं, डेट से इन दैट केस कंप्लीट। पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।